नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के नमस्कार एमपी कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ सुमिता सिरोठिया। हमारा नमस्कार एमपी प्रसारित होता है 12 से 1 के बीच में हर दिन सोमवार से शनिवार। लेकिन अब इसका समय जो है वो परिवर्तित हुआ जा रहा है। सोमवार से इसका प्रसारण 8 से 9 के बीच में सुबह किया जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। और मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि हमारा आज का कार्यक्रम लाइव फ़ोन इन है। हमारे टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं 0755-266-0049 और एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, वो है 1800-233-0040। तो ये तो थे आज के हमारे टेलीफोन नंबर्स। और विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का पहला सेगमेंट होता है आज की तिथि, तो चलिए जानते हैं आज की तिथि के बारे में। तो दर्शकों, आज की तिथि जैसा कि विक्रम संवत 2080 हिंदी माह चल रहा है और श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज तारीख है 29 जुलाई 2023, दिन है शनिवार का। तो दर्शकों, ये था आज की तिथि। और आपकी तिथि के बाद बारी आती है इतिहास की। इतिहास जो होता है कहीं ना कहीं हमारे स्वर्णिम एक इतिहास बनता है और जो उसके पन्ने हैं वो पलटना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्ने। तो आज के इतिहास में जैसे कि आज तारीख है 29 जुलाई और आज के दिन की बात करें तो 1748 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता के लिए ब्रिटिश सेना की पहली सैन्य टुकड़ी भारत पहुंची थी। आज ही के दिन 1858 में यूनाइटेड स्टेट और जापान ने हैरिस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1876 में भारत में विज्ञान संगठन की स्थापना की गई थी। आज ही के दिन 1921 में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के नेता चुने गए थे वे। और आज ही के दिन 1949 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रेडियो पर प्रसारण शुरू किया गया था। 1957 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का गठन किया गया था आज ही के दिन। और 2007 में वैज्ञानिकों ने एथेंस में प्री हिस्टोरिका पीरियड के हाथी के दांत की खोज आज ही के दिन की थी। और 1904 में आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाले औद्योगिक हस्तियों में से एक JRD टाटा का जन्म हुआ था। और आज के इतिहास की बात करें तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी मनाने जा रहे हैं। तो ये भी एक विशेष दिन है और इस पर भी चर्चा करेंगे हम। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे आज का सुविचार। आज का सुविचार है कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। तो दर्शकों, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जिनको अकेले चलने की आदत हो जाती है वे कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। लेकिन हाँ, सहयोग सबका होना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको अगर चलने की अकेले आदत बन जाती है तो आप कहीं ना कहीं एक काफिला अपने पीछे खड़ा कर ही लेते हैं। तो ये था आज का सुविचार और इस सुविचार के साथ बारी आती है कि हम आपको आज बताएं कि आज हम किस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। हाँ दर्शकों, मैंने जैसे बताया था आपको कि आज हम इतिहास में हमने आपको बताया था कि आज 29 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। इसी को देखते हुए हमने आज स्टूडियो में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर चर्चा करने की शुरुआत की है। और विषय से संदर्भित हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं श्री असीम श्रीवास्तव जी, जो कि IFS हैं, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक मध्य प्रदेश से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। और दर्शकों, हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी चित्रकार, मशहूर चित्रकार हैं सुश्री अंजलि प्रभाकर जी, जो कि चित्रकार होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और साथ ही वो बहुत ही अंक ज्योतिष में बहुत अच्छी एक्सपर्ट भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, जैसा मैंने आपसे चर्चा की कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर चर्चा करने वाले हैं और आज जो है वो बहुत ही ख़ास दिन है, क्योंकि बाघ जो है वो हमारे राष्ट्रीय पशु होता है। जैसे कि हम अशोक स्तंभ में भी देखते हैं, आपके 3 बाघ हमारे यहाँ उसमें, और ये हमारे देश का प्रतीक है। तो हमें इस गौरव के विषय पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जैसे कि बात करें कि 2016 में जो संख्या थी वो करीब 1411 थी बाघों की संख्या, और ये अभी बढ़कर 2022 के आंकड़े अगर देखें
तो लगभग इसको अगर हम काउंट करें तो 3167 के लगभग, और उससे ज़्यादा ही अब संख्या जो 2023 में हमें मिलेगी वो इससे ज़्यादा ही होगी संख्या। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक पावर पॉइंट है, क्योंकि हमारे लिए बहुत अच्छा विषय है और हमारे गौरव, देश के लिए गौरव का विषय है। इस पर चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहा जाता है, और यहाँ पर जो है वो किन किन कारणों से टाइगर की जो स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, और ये टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है, हमारे दर्शकों को बताएं इसके बारे में। धन्यवाद आपको मुझे इस दिवस पर आमंत्रित करने के लिए। तो सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। और ये भी हाईलाइट करना चाहता हूं कि हमारे देश और प्रदेश सभी वासियों के कारण ही हम बाघ के संरक्षण में इतने अग्रणी सिद्ध हो रहे हैं पूरे विश्व में। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में छोटी सी एक बात कि वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिसमें टाइगर स्टेट कंट्रीज ने भाग लिया था, क्योंकि टाइगर अब बहुत सारे देशों में नहीं पाया जाता। 8 या 9 देशों में ही अब उसके पाए जाने की पुष्टि होती है। तो और उसमें से भारत सर्वाधिक बाघों की आबादी वाला देश है। तो वहाँ पर ये तय हुआ था कि हम 2022 तक बाघों की संख्या को दुगनी करेंगे, और उसके अगले वर्ष से फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाना शुरू किया। तो हमारे लिए, प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमने जो लक्ष्य था दुगने बाघों का, वो हमने बहुत ही अल्प समय में 2018 में ही पूरा कर लिया था। हमारे प्रदेश में 2010 में 257 बाघ थे, और 2018 आते आते हम लोग टाइगर स्टेट बन करके 528 टाइगरों के साथ सर्वाधिक बाघों वाले प्रदेश के रूप में स्थापित हुए। तो प्रदेश में बाघों के संरक्षण का इतिहास भी काफ़ी पुराना है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश वनों के मामले में देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला प्रदेश भी है। और यहाँ पर जो वनों की वैविध्यता है वो टाइगर के हैबिटेट के हिसाब से बहुत सूटेबल है। और यहाँ पे जो उनके प्रे बेस होते हैं वो भी बहुतायत में पाए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख प्रे बेस बहुतायत में पाया जाने वाला चीतल होता है। तो इन सब कारणों से, और संरक्षण का एक इतिहास है, सुरक्षा और संरक्षण दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारे प्रदेश में दोनों का एक लंबा इतिहास होने के कारण हम लोगों ने बाघों को उनके प्राकृतिक हैबिटेट में संरक्षित करने का बहुत अद्भुत प्रयास किया है। जी, आपने बाघों के संरक्षण के बारे में बात की, तो किस तरह से चुनौतियां आती हैं, मतलब कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं जब जो संरक्षण की बात की आपने कि बाघों का संरक्षण करना बहुत बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। चुनौतियां कई तरह की होती हैं। बीच में कई बार, जैसे आज से करीब 5-1 साल पहले तक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में टाइगर के शरीर के अंगों से तरह तरह की चमत्कारिक औषधि बनाने के समाचार छपते रहते हैं, जो पूरी तरह भ्रामक है। इसमें कोई तथ्य नहीं है कि टाइगर के हड्डी से या स्किन से या उसके बाल से किसी भी चीज़ से कोई चमत्कारिक औषधि बनती है। ये केवल एक अंधविश्वास है जिसका बाजार में बहुत मतलब कहना चाहिए कि एक प्रकार से गलत तरह से दोहन किया जाता है। तो उसके कारण बाघों के शिकार में अप्रत्याशित वृद्धि कुछ समय के लिए देखी गई, क्योंकि डिमांड बहुत अधिक हो गई थी टाइगर के अवयवों की। लेकिन हमारे प्रदेश में और इवन पूरे देश में भी इस बारे में बहुत अच्छे प्रयास किए गए। हमारी सुरक्षा जो है टाइगर रिजर्व में बहुत अद्भुत है। 24/7 हमारे जो स्टाफ हैं वो लगातार वन क्षेत्र की गश्ती करते हैं, और गुप्तचरों का जो जाल बिछाया रहता है जिससे हमको इस तरह के अवैध कार्यों की पूर्व सूचना मिल पाती है। वायरलेस सिस्टम हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, जिसके कारण हम सूचनाओं का आदान प्रदान तत्काल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम उसमें काफ़ी सारा रिसोर्सेज भी इनफ्लो करते हैं, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी होता है, जिसके द्वारा हम स्थानीय लोगों को भी विभिन्न कार्यों में लगा करके उनका सहयोग भी प्राप्त करते हैं, खासकर सुरक्षा की दृष्टि से। ये तो बात हुई कि संरक्षण किस तरह से करना है, और आपने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण, आपने बताया कि इसको किस तरह से लोग मतलब इस पर कार्य कर रहे हैं। और एक चीज़ मुझे बताइए कि जो एक आम आदमी है वो बाघों के संरक्षण में किस तरह से योगदान दे सकता है? आम आदमी को बाघों के संरक्षण में भाग लेने की इसलिए आवश्यकता है कि जो आपको पता होगा कि भोपाल
जो कि एक हमारा एक सिटी है, उसमें भी बहुत सारे बाघों का विचरण होता रहता है, क्योंकि भोपाल ना केवल एक शहर है बल्कि इसके आसपास बहुत अच्छे गुणवत्ता के जंगल भी पाए जाते हैं। तो जिसके कारण अब ये बाघों का एक स्थायी रहवास स्थल बन चुका है। तो ना केवल शहरों में बाघ पाए जा रहे हैं, और गाँव में तो गाँव और उसके आसपास के जंगलों में तो हमेशा से बाघ रहे ही हैं, और उन लोग वहाँ के रहने वाले लोग उसके आदी हैं। तो बाघों के संरक्षण में लोगों को सम्मिलित करने के लिए ज़रूरी है कि वो बाघों को सम्मानित करें। मतलब जब वो अगर किसी क्षेत्र में हैं तो वो वहाँ पर अनावश्यक प्रवेश करने का जो कार्य हो वो ना करें, बाघों से एक सुरक्षित दूरी बना के रखें। क्योंकि प्राय देखा जाता है कि जब हम इस तरह के वन्य प्राणी को देखते हैं तो आजकल के ज़माने में फ़ोटो खींचने की होड़ लग जाती है, सेल्फी लेने का कार्य भी हम करने लगते हैं। तो बाघ चूँकि एक वन्य जीव है तो उसका व्यवहार अप्रत्याशित हो सकता है किसी किसी समय। तो हमें उसके वाइल्ड होने का सम्मान उसको देने की बहुत आवश्यकता है। और यदि आप जिम्मेदार नागरिक हैं तो यदि आपको कहीं बाघ की उपस्थिति के कोई चिन्ह दिखाई पड़ते हैं या प्रत्यक्ष देखने का अवसर मिलता है तो आपको निश्चित ही वन विभाग को उसकी सूचना देना चाहिए, ताकि वन विभाग उसके बाद उसका टेक केयर कर सके। जी, आपने बहुत अच्छी एक चीज़ बताई कि अगर आपको कहीं बाघ के फुटमार्क दिखते हैं या फिर आपको बाघ दिखता है, मतलब जैसे शहर की बात करें, तो कहाँ संपर्क करे एक आम आदमी, उसके लिए भी हमारे दर्शकों को बताएं किस तरह से संपर्क कर सकते हैं। जी, नंबर तो हमारे यहाँ प्रसारित किए जाते हैं, पर हमारे जो सबसे निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं वो बीट गार्ड होते हैं। बीट गार्ड के बाद हमारे पास होते हैं रेंज असिस्टेंट्स होते हैं, फिर रेंज ऑफिसर्स होते हैं, फिर डीएफओ होते हैं। इस स्तर तक अगर किसी भी स्तर पर जानकारी दे दी जाती है तो वो पूरे विभाग को अवगत कराया जा सकता है। जी, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें दर्शकों कि अगर आपको कहीं पर भी शहर के बीच में कहीं भी या किसी भी तरह के फुटमार्क्स आपको अगर दिखते हैं बाघ के, तो हमें बाघों को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारे देश का गौरव है और इस पर आपको सोचना है और सहयोग करना है। जो वन विभाग है जो अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य पूरे कर रहा है, उसमें आपको सहयोग करने की बेहद ज़रूरत है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ एक चित्रकार महोदया भी हैं, हमारे साथ हैं अंजलि जी। अंजलि जी, आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने चित्रकारी का जो आपका जो एक सोच था कि मुझे चित्रकारी करनी, कैसे आपने सोचा और इस ओर आप बढ़ती गई? जैसे कि हम सब जानते हैं, बचपन में भी पढ़े हैं कि खुद के पाँव पालने में ही दिखने लगते हैं जी। तो एक्चुअली ये चीज़ बचपन से ही था। स्कूल से ही ये सब प्रोग्राम होते रहना, कला की तरफ विशेष रुझान, चाहे वो चित्रकारी हो, संगीत हो या डांस हो, तो इस ओर विशेष रुझान रहा हमारा। और धीरे धीरे एक जैसे जैसे स्टेज बढ़ते जाता है तो हमारी वो रुझान में खास उसमें क्या हम आगे करें वो चीज़ देखते जाता है। तो बस ये जैसा आपने स्टार्ट में कहा कि अकेले चलते जाओ और कारवां चलता बढ़ता रहेगा, तो वही वाली बात है। इस चीज़ को हमने आगे किया और कला के जगत में धीरे धीरे अपना स्थान पाया। जी बिल्कुल जी। एक जो आर्टिस्ट होता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत भावनाएं होती हैं, कुछ ना कुछ चल रहा होता है जो कहीं ना कहीं वो अपनी कलाकारी में उतार देता है। उसकी जो जैसे आप चित्रकारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पेंटिंग्स में वो चीज़ें दिखती होंगी, तो क्या भावनाएं रहती हैं आप जब एक मतलब कला के ज़रिए दृश्य को उतारने की कोशिश करती हैं? देखिए, ऐसे नॉर्मली देखिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर होती हैं कला के बीच में जो उसको वो उतारने में सक्षम होता है। जैसे मैं ज़्यादातर अपने नारी के गुणों का, उनके इमोशन का, इन सब को मैं ज़्यादा उतारती हूँ। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो सर्कमस्टांसेस आते हैं उन सबको ज़्यादा मैं उतारती हूँ। और मैं पिछली कोविड में एक्चुअली मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ था, तो उसके बाद से इस ओर रुझान मेरा, इस ओर जो और ज़्यादा इमोशन लाना वो और बढ़ गया। इसलिए नहीं कि ये घटना मेरे साथ घटी, इसलिए कि ये घटना लाखों करोड़ों लोगों के साथ घटी। और अगर मैं चित्रकार हूँ तो मैं पूरी सक्षम हूँ कि अपनी इस भावनाओं को और जो सर्कमस्टांसेस हुए हैं उसको मैं चित्रकार के रूप में कैसे पेश करूं। बिल्कुल। तो लोग अपने साथ मेरी पेंटिंग को जोड़ते हैं, अपनी भावनाओं को उसमें जोड़ते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे। जी
तो मैं आपसे चर्चा करूंगी। हमारे साथ आज असीम श्रीवास्तव जी हैं, IAFS हैं आप, और आप अभी वन्य प्राणी जो विभाग है उसमें आप कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अब सर मुझे ये बताइए कि जो बाघों की गणना है वो किस तरह से की जाती है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। बाघों की जो वैज्ञानिक पद्धति से गणना की जाती है उसके 3 चरण होते हैं। पहले चरण में हमारे प्रदेश में लगभग 9000 बीट्स हैं। मतलब बीट में एक मतलब हमारा सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बीट कहलाता है, और बीट में लगभग औसतन 10 से 15 स्क्वायर किलोमीटर तक का वन क्षेत्र आता है। तो इन प्रत्येक प्रदेश की लगभग 9000 बीट हैं। इन 9000 बीटों में हम पहले मतलब 3 दिन पैदल भ्रमण करते हैं। हमारा स्टाफ हर दिन लगभग 5 से 6 किलोमीटर, और वो ऐसे क्षेत्रों में टाइगर के अप्रत्यक्ष चिन्हों की खोज करता है, जैसे उनके पग मार्क्स हैं, जैसे उनकी विष्ठा है, जैसे उनके पंजों के खरोंच के निशान हैं, जैसे पेड़ों के तनों पर उनके नाखूनों से जो खरोंच के निशान बनते हैं, वो इस तरह के 5 और पग मार्क्स हैं। तो इन सब चिन्हों को वो लगातार 3 दिन तक अपने बीट के 3 अलग अलग क्षेत्रों में 5 से 6 किलोमीटर चल के ढूंढता है। और इसके उपरांत जो हमें जिन क्षेत्रों में टाइगर का घनत्व अलग अलग होता है, कोई अधिक घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं, कोई मध्यम घनत्व वाले होते हैं, कोई अल्प घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं, तो इन सभी रिप्रेजेंटेटिव क्षेत्रों में हम फिर कैमरा ट्रैप मेथड का उपयोग करते हैं। इसमें मार्क रिकैप्चर विधि भी बोलते हैं। इसमें हम टाइगर एक बार जिसकी फोटोग्राफ ली गई है उसकी एक से अधिक बार कितने बार फोटोग्राफ आती है, फिर इसका एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि सांख्यिकी पद्धति से डिराइव किया जाता है, उसके आधार पर उसका असेसमेंट किया जाता है। और तीसरा फिर होता है कि हम इन सब आंकड़ों का मिलान जो है, जो सैटेलाइट से हमारे को डेटा मिलता है कि कहाँ पर कितना मानव घनत्व है, कितना जंगल है, इन सब आंकड़ों के साथ मिलान करते हैं। और साथ ही साथ हम शाकाहारी वन्य प्राणियों की गणना भी 3 दिन तक करते हैं। उन सब तथ्यों को मिला करके फिर सांख्यिकीय मॉडल्स के आधार पर बाघों की संख्या का आकलन किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम जो संख्या बताते हैं वो सांख्यिकीय गणना से प्राप्त संख्या है। ये वास्तविक जो संख्या होती है उसका एक बहुत ही क्लोज अप्रोक्सीमेशन होता है, और इसको हम रेंज के रूप में यूजुअली बताते हैं। तो जो मीन होता है वो हम उसको संख्या के रूप में प्रचारित करते हैं। जैसे हमारे पास पिछले बार 528 बाघ थे, तो 528 बाघ ना होके एक रेंज में बाघ थे जो उसके ऊपर भी संख्या थी और नीचे भी संख्या थी, लेकिन औसत हमारे पास 528 बाघ पिछली बार थे। तो इस प्रकार से हम बाघों की गणना का कार्य करते हैं, और ये प्रत्येक 4 वर्षों में पूरे देश के स्तर पर किया जाता है, अखिल भारतीय स्तर पर किया जाता है। इसको अखिल भारतीय टाइगर एस्टिमेशन कहा जाता है। जैसे आपने बाघों के बारे में बताया, तो हमारे देश में सफ़ेद बाघ भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं और माने जाते हैं, तो उसके इतिहास के बारे में बताएं कि कैसे हमारे यहाँ बाघों का जो सफ़ेद बाघों का इतिहास है उसके बारे में कुछ बताना चाहें। सफ़ेद बाघ का इतिहास ऐसा है कि सफ़ेद बाघ मतलब वास्तव में होता क्या है, पहले तो हम इस बात को समझें। तो आपने देखा होगा कि जो सामान्य बाघ होता है इसमें 3 पिगमेंट्स जैसे यूजुअली दिखाई जाते हैं। एक तो ऑरेंज कलर होता है, एक ब्लैक कलर होता है, बाकी स्थानों पर वाइट कलर होता है। तो अगर ऑरेंज कलर जो है वो पिगमेंट उसमें एक्सप्रेस ना हो पाए जेनेटिक रीजंस के कारण, तो जहाँ पर ऑरेंज कलर है वो भी वाइट दिखेगा। तो इस कारण से इस तरह के बाघों को जो कि रिसेसिव जीन के कारण पैदा होते हैं, कभी कभार बहुत ही कम मतलब बहुत ही रेयर ओकेजन में इस तरह का काम होता है। तो ऐसे बाघों को हम सफ़ेद बाघ कहते हैं। तो सफ़ेद बाघ कोई अन्य प्रजाति नहीं है, केवल एक प्रकार का जेनेटिक एक्सप्रेशन है रिसेसिव जीन का। तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पहली बार मोहन नाम का सफ़ेद बाघ देखा गया था, जिसे बाद में कैप्चर किया गया। और आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि अभी देश में जितने भी सफ़ेद बाघ हैं वो पूरे कैप्टिव हैं, और सभी जो है मोहन की संतति हैं। जी, बहुत सुंदर आपने बात बताई। और इसके साथ मैं अब ये पूछना चाहूँगी सर कि जैसे बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि जो रहवासी क्षेत्र होता है, जिसे हम गांव बोलते हैं, उनके आसपास अगर जो शेर दिख जाए या कुछ हो जाए तो उसके लिए क्या वन विभाग के द्वारा मतलब जो वो उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, मतलब क्या सुविधाएं दी जाती हैं उन्हें? देखिए, जब गांव का जंगल से बहुत निकट का नाता हो जाता है और
गांव की सीमा समाप्त होती है और जंगल प्रारंभ हो जाता है। वही। तो ऐसे हमारे यहाँ लगभग 22,000 गांव हैं जो कि हमारे संरक्षित क्षेत्रों के आसपास हैं, और जंगल से लगे हुए क्षेत्र में तो इनकी संख्या और भी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में ये एकदम निहायत ही आसान सा डिडक्शन है कि वहाँ पर मानव और वन्य प्राणियों के बीच में कोई ना कोई द्वंद्वात्मक स्थिति बनी रहती है। जैसे शाकाहारी वन्य प्राणी कभी कभी वहाँ जो गांव के लोगों की फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। कई बार जो मांसाहारी वन्य प्राणी हैं जैसे कि बाघ हुआ, तेंदुआ हुआ, जंगली कुत्ते हुए, ये यदा कदा वन्य प्राणी जो हैं वो आदमियों पे हमला कर देते हैं, उनको घायल कर देते हैं, और कब कुछ बड़ी क्या बोलना चाहिए, अनफॉर्चुनेट परिस्थितियों में किसी मानव की इस प्रकार की द्वंद्वात्मक स्थिति में मृत्यु भी हो जाती है। तो यद्यपि इन सब चीज़ों का कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता, किंतु क्षतिपूर्ति के रूप में उनके परिवार के जो जन हैं, और अगर घायल हुआ है तो उसके इलाज की पूरी व्यवस्था सरकार करती है। अगर मवेशियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उनको मारा जाता है वन्य प्राणियों के द्वारा, तो उनको मवेशियों की कीमत के बराबर क्षतिपूर्ति दी जाती है। और अगर कभी कोई अनफॉर्चुनेट परिस्थितियों में किसी मानव का देहांत हो जाता है वन्य प्राणी मानव द्वंद्व के कारण, तो उसके परिवारजनों को 8 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है। और इसके अलावा फसल नुकसानी पर भी क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान सरकार ने किया गया है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये सभी सेवाएं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत इंश्योर की जाती है कि समय पर इसका भुगतान जो पीड़ित परिवार है उसको तत्काल 30 दिन के भीतर प्राप्त हो जाए। मेरे ख्याल से आपका आशय इसी प्रश्न। जी, बस यही प्रश्न था कि गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको किस तरह से, अगर किसी दुर्घटना के वश अगर वो आ जाते हैं तो क्या सुविधाएं। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि हमारे संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन के कारण जो राशि प्राप्त होती है शासन को, तो शासन ने इसमें भी एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि जो भी पर्यटन से हमें आय होती है उसका 1/3 वो संरक्षित क्षेत्रों के आसपास जो इको विकास समितियों का गठन किया है उनको बांटी जाती है, ताकि वो अपने वन माफिक विकास के कार्य उससे संचालित कर सके। बिल्कुल। तो ये बात हुई आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पे, चली रही है जैसे हमारी चर्चा, लेकिन अब मैं जानना चाहूँगी, हमारे साथ अंजलि प्रभाकर जी भी हैं, आपसे ये जानना चाहूँगी मैडम कि किस तरह से आपने जो आपका रुझान जो चित्रकारी की तरफ बढ़ा, और परिवार का कितना सहयोग मिला आपको, और इसके बाद आपने एग्जीबिशंस भी लगाई जैसा आपने मुझे बताया था, तो किस तरह की कहाँ एग्जीबिशन लगाई ये भी हमारे दर्शकों को बताएं आप। देखिए, परिवार के बगैर तो आगे बढ़ता ही नहीं है कुछ भी, और ख़ास करके एक नारी के लिए तो ये विशेष होता है कि साथ बहुत ज़रूरी है। और ज़रूर मेरे हस्बैंड का और बच्चों का सबका साथ रहा, और मैंने काफ़ी जगह लगाई है, देश में तो लगाई ही है, दिल्ली, बॉम्बे, भोपाल में भी लगाई हूँ, बड़ौदा, हैदराबाद, बेंगलोर, इंडिया में काफ़ी जगह लगाई हूँ, और इंडिया से बाहर मैं दुबई में लगाई हूँ, बैंकॉक में लगाई हूँ। आप ये मुझे ये जो स्क्रीन पर पिक्चर दिख रही है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं आप थोड़ा, ये किस तरह से आपने बनाया, क्या सोचा था इसके बारे में? ये एक्चुअली वो है जो मतलब हमारे बीच में ही रहते हैं, हमारे अपने दोस्त, जो कि कहते हैं ना क्या कि सब अपनी राय विचार विमर्श ये सब कहते हैं। इसका नाम मैंने दिया है सो कॉल्ड वेल विशर। तो काफ़ी सारे दोस्त हैं हमारी ज़िंदगी में ऐसे, जो समय आने पर आपको बहुत सारा ऐसा राय विचार विमर्श देते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो। अगली एक और पिक्चर है, वो भी उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों। जी, ये है मीट योर सेल्फ। बेसिकली हम अपने से खुद को जोड़ना, अपने आप से खुद को जोड़ना। फ़ोटो थोड़ा छोटा है, इसको एक्चुअली ब्लिंक नहीं किया गया है, तो वो एक्चुअली है कि दो परस्पर लोग आपस में मिले, वो एक अलग चीज़ होता है। बट हम अगर खुद से मिलें तो कई बार ऐसा होता है, एक्चुअली आगे मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि मैं रेकी मेडिटेशन और न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। तो किस तरह मेडिटेशन करके आप खुद को, क्योंकि लोग आपको जो भी बोलें, पर आप जो खुद से विचार करते हैं, दिल की बात मानते हैं, उस चीज़ के लिए ये जो अगली जो चित्र आप देख पा रहे हैं इसके बारे में भी, ये बुद्धास के हैं। खास करके बुद्धा के जो हैं हमारे 6-7 एलिमेंट हैं, उसको लेकर के बनाया गया है। इसमें हमारे एमपी का खास जो है गोंद आर्ट, इसमें इसके अंदर सारे उस डिज़ाइन को हमने डाला है,
और एक मेडिटेशन फॉर्म में और बुद्धाज के 7 एलिमेंट्स को लेकर के अपने एमपी का जो गोंद आर्ट है उसको इसमें दिखाया है। अब जैसे आपने एग्जीबिशंस की बात की जी, तो मैं उसको आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी कि आपने जी। कहाँ कहाँ एग्जीबिशंस लगाए, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। दुबई में तो मेरी लगातार 4 साल से लगती आ रही है एग्जीबिशंस। उसके अलावा मैंने बैंकॉक में लगाए, बांग्लादेश में लगाए, नेपाल में लगाए, न्यूयॉर्क में लगाए। तो इस तरह से मेरी एग्जीबिशंस चलती रहती है और सोलो एग्जीबिशंस भी हमारी चलती रहती है। जी। तो ये तो एक ऐसा चीज़ है ना कि वो लगातार अपने आप को देश के लिए प्रदर्शित करते रहो और अच्छा लगता है अगर हम देश से बाहर जाते हैं और ख़ुद को इंडिया की तरफ से परफॉर्म करते हुए दिखते हैं तो अच्छा लगता है। बहुत ही सुंदर आपने बात की। अब यहाँ पर ये चीज़ और बताइए कि आपने जैसे बताया कि आप रेकी एक्सपर्ट भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं और साथ ही आप अंक ज्योतिष में भी अपना ज्ञान रखते हैं। तो सबसे पहले तो टैरो कार्ड किस तरह से काम करते हैं, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, टैरो कार्ड में एक्चुअली 78 कार्ड रहते हैं। ये एक्चुअली बहुत पुरानी पद्धति है जिसे पहले राजा लोग उपयोग करते थे। कब हमारे घर युद्ध होगा, उस युद्ध में हमारी जीत होगी या नहीं होगी, उसको किस तरह से हम चलें तो संभावनाएं क्या हो सकती हैं। बेसिकली अगर मैं इसको बोलूं क्या कि ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बताता है, ऐसा नहीं है। ये हमें रास्ता बताता है कि आप किस तरह से अपने रास्ते को तय कर सकते हैं। जी। तो ये सुविधा हमें टैरो कार्ड से बहुत आसानी से मिलती है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे मन में, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जैसे कि हम आज मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या है उसको लेकर भी चर्चा कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी मना रहे हैं। तो हमारा योगदान क्या होना चाहिए, बाघों के प्रति हमारा क्या दायित्व है, किस तरह से उन्हें संरक्षित करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा करनी ज़रूरी है। तो एक जैसा कि आम आदमी के बारे में आपने बताया कि क्या क्या उनको संरक्षित करने के लिए क्या क्या योगदान देना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर हम बाघों को देख सकते हैं? प्रदेश में हमारे पास इस समय 6 टाइगर रिजर्व्स हैं। सबसे फेमस जो हैं कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, ये बहुत फेमस है। पन्ना, सतपुड़ा और संजय, ये भी अब धीरे धीरे बहुत फेमस होते जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें हाल ही में हम लोगों ने टाइगर को रीइंट्रोड्यूस किया है। रीइंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई हिस्टोरिकल रेंज होती है जहाँ पर कोई वन्य प्राणी पाया जाता है और अब वो नहीं पाया जा रहा कई कारणों से, तो उन कारणों का एनालिसिस किया जाता है, उन कारणों को दूर करके फिर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं जो उस वन्य प्राणी के लिए अनुकूल हो, उसके सर्वाइवल के लिए, और फिर उस वन्य प्राणी को वहाँ पर मतलब वापस छोड़ा जाता है। तो ऐसे हमारे पास क्षेत्र जो हैं पन्ना है, नौरादेही है और माधव है। इसके अलावा हम बहुत सारे अन्य वन्य प्राणियों को भी रीइंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। तो बाघों के लिए हमारे पास ये बहुत अच्छे क्षेत्र हैं जहाँ पर वनों का आनंद लेने के साथ साथ हम टाइगर को देखने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हाई है इन सब क्षेत्रों में। जी। अभी अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वन विभाग किस तरह से जो बाघों को सुरक्षित करने के लिए क्या प्रयास कर रहा है? बाघों की सुरक्षा के लिए हमारे सभी संरक्षित क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कैंप्स बनाए जाते हैं। उन पेट्रोलिंग कैंप में एक फॉरेस्ट गार्ड और 1 या 2 स्थानीय निवासियों को रोजगार दे करके चौकीदार के रूप में रखा जाता है। और इन पेट्रोलिंग कैंप में, जो कि आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जंगल में उनके आसपास दूर दूर तक कोई दूसरा आदमी होता ही नहीं है, वही एक दूसरे के साथी होते हैं। वो लगातार जंगलों में 24 घंटा रहकर और वनों और वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु लगातार गश्ती करते हैं और अन्य विभागीय कार्यों का संपादन करते हैं। इसके अलावा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर हम आते हैं तो हमारा स्पेशल स्ट्राइक फोर्स का गठन किया गया है, जिसके 5 अलग अलग रीजनल ऑफिसेस हैं जिसको हम हेडक्वार्टर से मॉनिटर करते हैं। और पूरे विभाग में जितने भी हमारे क्षेत्रीय इकाइयां हैं उन सब में लगातार वन और वन्य प्राणी अपराध करने वाले अपराधियों का पूरा डेटाबेस मेंटेन किया जाता है और उनकी खोज खबर रखी जाती है ताकि वो दोबारा अपराध ना कर सकें। और अपराध अगर कभी होता है तो हमारे पास डॉग स्क्वाड भी है जिसका हम उपयोग ऐसे अज्ञात प्रकरणों में अपराधियों को
अपराधियों के पता लगाने में भी करते हैं। तो ये एक मल्टी फेसेटेड ऑपरेशन होता है जिसमें हमारे विंग के बहुत सारी चीज़ें एक साथ उपयोग में लाई जाती है और इसमें हम स्थानीय निवासियों का भी सक्रिय सहयोग लेते हैं। जी सर, मुझे एक चीज़ और बताइए, क्योंकि बाघों का जो संरक्षण है उसको मतलब मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं जंगलों का होना बेहद ज़रूरी है। जी। तो जंगलों की जो कटाई है उस पर किस तरह से वन विभाग रोक लगा रहा है और उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, वनों की सुरक्षा का जो महती दायित्व है वो वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का हमेशा से ही रहा है जी। और उसके लिए हम अब सबसे अधिक इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे विभाग में निरंतर भर्तियां हो रही हैं, जिसके कारण हमारे पास जो बहुत यंग फ्रंटलाइन स्टाफ अब उपलब्ध होता जा रहा है और यंग फ्रंटलाइन स्टाफ के उपलब्ध होने के कारण उनका एनर्जी लेवल इस सब कामों में बहुत अधिक होता है। तो हमारे बहुत सारे केसेस या तो हो ही नहीं पाते, ऐसे कोई अपराध घटित ही नहीं हो पाते, समय रहते पता चल जाता है या लगातार गश्ती होती रहती है तो अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ ही नहीं पाता कि वो अपराध करने की सोचे। अगर कभी अपराध होता है तो ऐसे अपराधियों की धरपकड़ का काम भी उनके आजकल तकनीकी कौशल भी बहुत उपयोगी होता जा रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पुलिस भी बहुत सारे प्रकरणों में मोबाइल के डेटा का उपयोग करके अपराधियों का पता लगाती है। तो वन विभाग में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है और पुलिस के साथ निरंतर सामंजस्य बिठाया जाता है ताकि ऐसी सूचनाएं हम आपस में शेयर कर सकें। इसके अलावा हमारे पास एक टाइगर सेल भी है जिसके अध्यक्ष ADG पुलिस होते हैं CID के और हमारे विभाग के अधिकारी जो है उसके सचिव होते हैं। तो ये भी लगातार प्रदेश में वन्य प्राणियों अपराधों के बारे में मॉनिटरिंग करते हैं और समय समय पर उचित निर्देश जारी करते रहते हैं। जी तो ये आपने बताया कि किस तरह से आपका जो विभाग है काम करता है। क्या कार्रवाई की जाती है अगर वन विभाग ये इसको सूचित किया जाता है कि वनों की कटाई या पेड़ों की कटाई की जा रही है, उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? उस पर अगर ये पेटी टाइप का ऑफेंस है, जैसे मान लिया है कि कई बार क्या होता है कि गांव वाले अपनी दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोई लकड़ी काट लेते हैं या बांस काट लेते हैं जो कि निहायत ही ऐसा माना जाएगा कि पेटी ऑफेंस है। तो ऐसे मामलों में उनके अपराध के लिए हम शासन द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि ले करके उनके अपराध को प्रशमित कर देते हैं ताकि हम उसके साथ न्यायालय की कार्रवाई उनकी नहीं होती है। जी बिल्कुल। लेकिन जो संगीन अपराध होते हैं जैसे कि व्यावसायिक कार्य के लिए वनों की कटाई, खासकर जो महंगी प्रजातियां हैं पेड़ों की, टीक हुआ, साल हुआ, बीजा हुआ, शीशम हुआ, ऐसी जो महंगे वृक्षों की प्रजातियां हैं जिनकी लकड़ी बहुत कीमती होती हैं, अगर उनको व्यावसायिक उपयोग के लिए काटा जाता है तो हम ऐसे प्रकरणों को समुचित अधिनियम के तहत न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं जिनमें उनको न्यूनतम 6 महीने की सजा हो सकती है और कई बार उनको जुर्माना भी होता है। लेकिन अगर वन्य प्राणी से अपराध का मामला है तो ऐसे प्रकरणों में 3 साल से 7 साल की सजा का प्रावधान वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में किया गया है और अगर टाइगर रिजर्व के अंदर कोई अपराध किया जाता है तो वो सजा न्यूनतम 7 वर्ष तक की हो सकती है। जी तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि जो वन्य प्राणी है वो आपके लिए ही हैं, प्रकृति के लिए हैं और जो प्रकृति का जो एक नियम बना है उसको तोड़िए मत, उसके साथ सहयोग कीजिए, इंसानियत अपने अंदर बनाइए और जो पेड़ों का जो कटना है उसको रोकने के लिए हमें ही प्रयास करना होगा। कहते हैं कि एक पेड़ लगाते हैं जब वो 20 साल बाद तैयार होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो वृक्षारोपण हो सके हम उसको करें, पौधारोपण करें और अपनी प्रकृति को कुछ उपहार स्वरूप देकर जाएं। इस जीवन में जब भी जाएं हम इस दुनिया से तो कुछ ना कुछ उपहार के रूप में ज़रूर दें। अब मैं आगे हमारे साथ अंजलि प्रभाकर जी भी हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं और उनसे हम अब जानना चाहेंगे। उन्होंने हमें बताया अपना एक पक्ष और बहुत ही सुंदर पक्ष की वो टैरो कार्ड रीडर भी हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो एंजल का एक जो फॉर्मेट है कि इसमें एंजल वर्क करते हैं, एंजल थेरेपी होती है, वो क्या होती है वो हमारे दर्शकों को बताएं आप। एंजल थेरेपी आप ऐसा कह सकते हैं, मैं एक समझाने के पर्पज़ से बता रही हूँ आपको। जैसे आप एक भीड़ में जा रहे हैं और एक भीड़ में जा रहे हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप किसी को जानते नहीं हैं, उसमें से किसी एक व्यक्ति का भी आप नाम जानते हैं तो उसको आप पुकारते हैं, नाम लेके आवाज़ देते हैं तो वो मुड़ के आपकी हेल्प करता है। सेम टाइप एंजल को हम मानते हैं कि इस वातावरण में बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो आपके अच्छे काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, भगवान के दूत कहते हैं जिसे।
तो अगर आप उनको जानती हैं और उन्हें पुकारती हैं तो वो हमारा हेल्प ज़रूर करता है। अब इसमें कुछ गुड भी होते हैं, कुछ बैड होते हैं, बट रेकी में हमेशा हमें पॉजिटिव सिखाया गया है, हमेशा अच्छे काम के लिए सिखाया गया है, तो हम कभी भी गलत काम के लिए जा ही नहीं सकते हैं। ऐसा जिसने भी किया है उसकी वो शक्ति गई है। बिल्कुल। तो ये जैसे आपने रेकी के बारे में बताया, ये इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं कि रेकी हीलिंग क्या होती है, किस तरह से काम करती है। रेकी हीलिंग बेसिकली ये था तो इंडियन पद्धति थी, जिसमें बुद्धाज ने ही हमारे इसको डेवलप किए थे, बट इसको बहुत अच्छे से मिकाओ ओंसियो जी ने डेवलप किया था और उन्होंने ही पूरे देश में फैलाया ये चीज़। जापानी पद्धति है, इसमें आप अपने मेडिटेशन के थ्रू अपने हाथ में वो रे आप पैदा करते हैं, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ों का उपचार कर सकते हैं। इवन कि हमें आईसीयू में भी डॉक्टर्स और के द्वारा अलाउ है कि आप आके उनको रेकी मेडिटेशन थेरेपी दे सकते हैं। जी जी। तो हम चर्चा और आपसे करते रहेंगे बीच बीच में। अब जैसे कि हमारे साथ आज असीम श्रीवास्तव जी हैं, IAFS हैं, और हम जिनसे चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर। तो सर, कई बार अगर गांवों की पुनर्स्थापना पर हमने अभी चर्चा की और बात की, तो अगर उनको पुनर्स्थापित किया जाता है, जो लोग वहाँ रहते हैं आसपास, तो उन्हें क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं शासन की तरफ से? ये आपने बहुत एक अच्छा प्रश्न उठाया है। मैं भी सोचा था कि मैं इसको कब बता पाऊँगा जी। तो बहुत ही अच्छा आपने मुद्दा उठाया है जी। तो जब हम किसी क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित करते हैं, जैसे नेशनल पार्क बनाया जा रहा है, या फिर सेंचुरी बनाया जा रहा है, या कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जा रहा है, या कम्युनिटी रिजर्व बनाया जा रहा है, तो जब नेशनल पार्क या सेंचुरी बनाया जाता है या टाइगर रिजर्व है अगर वो क्षेत्र, तो उसके कोर एरिया से ही हम गाँवों का विस्थापन करते हैं। तो गाँवों का विस्थापन करना इसलिए आवश्यक होता है कि जो क्षेत्र हम वन्य प्राणियों के प्रबंधन के लिए अधिसूचित करते हैं, तो वहाँ पर आदमी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण एक तो उनका भी उतना अच्छा विकास नहीं हो सकता है और ना उनका प्रबंध बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल। और बल्कि जो अंदर गांव बसते हैं उनको भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ता है, क्योंकि जब एक बार वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम लागू हो जाता है किसी क्षेत्र पे, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लग जाता है कि वो नहीं की जा सकती है। उसमें जैसे रोड बनाना, बिजली की लाइन लाना, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, परमिशन लेके ही कई चीज़ें हो पाती हैं। तो इसके कारण वहाँ के जो निवासी हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो इसलिए शासन ने एक विस्थापन योजना बनाई है और वर्तमान में हम प्रत्येक परिवार को 15 लाख का पैकेज उपलब्ध कराते हैं। और 15 लाख का पैकेज अगर कोई लेने का इच्छुक ना हो तो उसको 2 हेक्टेयर ज़मीन उपलब्ध कराई जाती है। तो और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि अगर कोई एक परिवार गांव में रह रहा है, तो उसमें 18 साल से अधिक उम्र के जितने भी अविवाहित स्त्रियां हैं, कन्याएं हैं, उनको भी एक परिवार का यूनिट माना जाता है, और जो लड़के हैं उन सबको भी एक यूनिट माना जाता है। तो जो एक कंपोजिट यूनिट गांव में रहती है, लेकिन जब उनको हम रिलोकेट करते हैं तो वो संख्या उनकी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से उनको एक बेहतर जीवन जीने के लिए पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है। और बाहर भी उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि एक बार विस्थापित होकर उनको कहीं बस जाते हैं या कहीं उनको बसा दिया जाता है, तो शासन की जो विभिन्न विकास योजनाएं हैं उनको हम स्थानीय प्रशासन की मदद से उस क्षेत्र में अधिक से अधिक लागू करते हैं, जिससे उनका जीवन स्तर बहुत ही कम समय में बेहतर हो सके और उनको सभी सुविधाएं शीघ्र मिल सके। अब तक हम लोगों ने 202 ग्रामों को संरक्षित क्षेत्रों से विस्थापित कर दिया है, और इसमें लगभग 31,000 से अधिक परिवारों को हम लोगों ने रिलोकेट किया है, और लगभग 2,300 करोड़ की राशि इस कार्य पर अभी तक व्यय हम कर चुके हैं। अभी भी हमारी ये प्रक्रिया सतत जारी है, और कुछ संरक्षित क्षेत्रों में हाँ, और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, जो कि पूरा उसका क्रक्स है। ये कोई भी रिलोकेशन जो है वो वॉलंटरी होता है, मतलब स्वेच्छा से होता है। जब तक गांव वाले तैयार ना हो उस स्थान से जाने के लिए, तब तक उनको वहां से विस्थापित किसी भी दृष्टि से नहीं किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा लीगल रिक्वायरमेंट है कि मतलब हम जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति को, अगर एक गांव में अगर 50 व्यक्ति रहते हैं और 40 व्यक्ति ही जाने को तैयार हैं, तो हम 40 व्यक्ति को ही रिलोकेट करते हैं। 10 व्यक्तियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध हम कभी भी रिलोकेट नहीं करते। तो ये स्वैच्छिक विस्थापन होता है, और इसका जो भी लाभ लेना चाहते हैं तो वो उसका लाभ लेते हैं।
जी, अब संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो अभी मध्य प्रदेश के जो अधिकतम जो बाघों की संख्या है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, उपस्थित है? अभी हमारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं, खासकर कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच, जी यहाँ पर बाघों का घनत्व बहुत अधिक है। जी और उसका कारण ऑब्वियसली वहाँ पे अच्छा वन क्षेत्र और अच्छा प्रे बेस पाया जाना है। जी तो इन कारणों से ये 3 टाइगर रिजर्व अभी पूरी तरह से, और पन्ना में भी, पन्ना लैंडस्केप, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व उस लैंडस्केप का एक पार्ट है, लेकिन आसपास भी बहुत सारा ऐसा जंगल उपलब्ध है जो कि टाइगर को बियर कर सकता है। जी तो इन सब लैंडस्केप में टाइगरों की संख्या बहुत अच्छी इस समय है। बिल्कुल। तो हम जैसे आज चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर, और हमसे चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आईएफएस हैं असीम श्रीवास्तव जी, जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में हम थोड़ी सी चर्चा को हमारे मेहमानों से भी अवगत कराते हैं, और हम टैरो कार्ड के बारे में जान रहे थे। हमारे साथ अंजलि प्रभाकर जी हैं। अंजलि जी, मुझे ये बताइए कि जो हीलिंग टैरो कार्ड रीडिंग होती है वो क्या होती है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। हीलिंग टैरो कार्ड रीडिंग उसको बोलते हैं जिससे कि ये सारी जानकारी रहती है कि आप वो रेकी पद्धति भी वो जानते हैं, वो आपको एंजल्स पद्धति भी जानते हैं, और साथ में फिर टैरो रीडिंग करते हैं। मीन्स कि जब हम रेकी जानते हैं, रेकी कोई छोटा चीज़ नहीं होता। आज के दिन में मैं उन्हें तपस्या के रूप में बोलती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा उसमें मेडिटेशन करना पड़ता है, और उससे हम बहुत बड़े बड़े इलाज भी करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। तो उसको अगर जब मैं टैरो में हील करती हूँ, कि जैसे किसी ने अपने बारे में पूछा, तो ये ऐसा नहीं है कि यूं कार्ड निकाले और किसी के बारे में बता दिए। उस टैरो में वो एनर्जी देती हूँ, उस टैरो में वो एंजल्स से मैं इन्वोक करती हूँ कि जिस किसी के बारे में भी ऐसा कुछ मैं निकालूं, जो भी वो पूछ रहे हैं उनके सही सही जवाब हों, तो वो हील्ड हो करके एंड देन उसके बाद आपको बिल्कुल परफेक्ट जवाब मिलता है आपको। जी, तो किसी के मन में अगर कोई प्रश्न है और कोई जिज्ञासा है, अगर वो एक छोटा सा अगर आप हमें यहाँ पर एक डेमो देना चाहें, तो उसको अगर देना चाहें, तो अगर जैसे मैं अपनी बात ही करूँ कि मैं प्रश्न नहीं बताना चाह रही हूँ, सिर्फ हाँ या नहीं में आपको उत्तर देना है, तो क्या आप यहाँ पर उसमें भी ऐसा है कि आपके मन में जो भी प्रश्न है आपका, आप अपने मन में रखिए, और हमें सिर्फ आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ उसकी ज़रूरत होती है, और अगर वो आप बता देते हैं तो मैं उसको यस और नो में आंसर दे दूंगी। आप उसको जानेंगी क्या है आंसर, एंड देन उसके बाद ऐसी कई लोग हैं जो आकर के बाद में बोले हैं मैम उस दिन मैं आपको नहीं बताया, बट ऐसी बात थी। और जैसे एक सिंपल उदाहरण देती हूँ, एक लड़का और लड़की दोनों बैठे हुए थे। लड़के के मन में अचानक से क्वेश्चन आया, वो एक्चुअली लड़की को लेकर के जा रहा था, बट उसके मन में ये क्वेश्चन आया कि क्या ये मेरा साथ देगी आगे भी। तो उसने सिंपल क्वेश्चन किया कि मैम यस और नो में आंसर देना है, तो उसका आंसर मैंने नो दिया। जी, तो ये आप इसको भी देखिए थोड़ा सा, और हमारे दर्शकों को बताइए कि जो मेरा प्रश्न है, मुझे सिर्फ हाँ या ना में उत्तर दें। कितना कार्ड का टैरो कार्ड्स किस तरह से काम करते हैं। दर्शकों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाह रही हूँ। सिर्फ ये एक हम डेमो आपके सामने रख रहे हैं, किसी तरह का प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं। तो आप इस पर आगे आप अगर किसी तरह की सलाह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैडम से संपर्क कर सकते हैं। ये सिर्फ हम एक आपको डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं। जी, आंसर यस है। जी, धन्यवाद बहुत बहुत। और जैसा कि मेरा प्रश्न जो मेरे मन में था और मुझे उसका उत्तर हाँ या ना में चाहिए था, तो मैडम ने मुझे आंसर दिया हाँ। तो चलिए, मेरी जो समस्या है उसका समाधान तो हो गया है। अब कोई सर, आप कोई समस्या का समाधान या कुछ मन में हाँ या ना में प्रश्न हो अगर आपका, जो आप चाहते हो मैडम से, तो आप भी पूछ सकते हैं। सर, आपका नाम और डेट लिख दीजिए। तो मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, उन्होंने कुछ दिन के बाद वो आए और बड़े ही हीर रांझा की हीर की तरह आए वहाँ, रांझा की तरह, और बोला क्या हुआ भाई तुम्हें ऐसा देखा। तो बोला मैम उस बार आया था ना क्वेश्चन पूछने के लिए
एक्चुअली मेरे मन में ये था कि मैं जिस लड़की को भगा के लेके जा जी, रहा जी, हूँ जी। क्या वो मेरा साथ देगी, और वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ चली गई। जी, तो आप किसी भी समस्या का समाधान चाहें तो आप ले सकते हैं। और अभी ये सिर्फ एक आपको एक नमूना जो हमारे मैडम अंजलि प्रभाकर जी दिखा रही हैं। जी, तो ये जो कार्ड्स है कुछ इनकी एक अलग भाषा होती है, कुछ चित्र होते हैं, कुछ कहते हैं जो कि एक टैरो कार्ड रीडर ही समझ सकता है। और आप हमारे बीच में कुछ जो प्रश्न है लेकर आते हैं अगर मैडम के साथ, तो वो उसका उत्तर देती हैं। जी, जी, जी। तो आप देख सकते हैं कि मैडम प्रेडिक्शन कर रही है। प्रेडिक्शन नहीं है, जो सिर्फ एक डेमो है मैडम का, और जो कि वो आपको बताएंगी कि किस तरह से आपका उत्तर जो है वो हाँ होगा या नहीं होगा। हमारे बीच में असीम श्रीवास्तव जी भी हैं और जिन्होंने एक प्रश्न रखा है, अपने मन का प्रश्न है। सर आपका क्वेश्चन का आंसर भी यस में ही आ रहा है। जी, थैंक यू। जी। तो दोनों ही जो हमने प्रश्न किए, हमारे असीम श्रीवास्तव जी जो IAFS है उन्होंने भी प्रश्न किया, उनका भी उत्तर हाँ में है। और अब चित्रकारी की बात कर लेते हैं। जैसा कि एक आपका पक्ष हमने जान लिया कि आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि चित्रकारी में आपको कहाँ कहाँ पुरस्कार मिले हैं, सम्मानित किया गया हमारे दर्शकों को, इसके बारे में बताएं। जी मैंने 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते हैं जी, और चित्रकारी के द्वारा ही, और उसके बाद मुझे बहुत तरह के गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल भी मिले हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जी, और भी अलग अलग क्षेत्रों में भी मुझे अवार्ड मिले हैं। जी, जैसे मैं कुछ साल पहले अपने इंस्टीट्यूट भी रन करती थी जिसमें IELTS तक की कोचिंग करवाती थी, जी, तो उसमें भी मुझे एक अच्छे इंस्टीट्यूट का भी अवार्ड मिला है। जी। तो कोई बच्चा अगर आपके पास जो एज अ स्टूडेंट बच्चे आते हैं पेंटिंग सीखने के लिए, तो किस तरह से आप उन्हें सबसे पहली क्लास में क्या क्या सिखाती हैं, आप किस तरह से उन्हें मार्गदर्शन देते हैं? मैं बता दूं, सबसे पहले मैं बहुत छोटे बच्चे को नहीं लेती हूँ जी। फिर भी हमारे लिए जो भी पहला स्टेज होता है वो बच्चा ही रहता है हमारे लिए। तो इनिशियली उसे सबसे पहले हम स्केच सिखाते हैं, क्योंकि विदाउट स्केच कुछ भी नहीं होता है। आपकी लाइंस आपको सीखनी चाहिए, लाइंस के कर्व्स आपको सीखने चाहिए, शेडिंग्स का फॉर्म सीखना चाहिए आपको। तो पहले तो पेंसिल शेडिंग से ही स्टार्ट करवाते हैं, पेंसिल लाइनिंग से ही स्टार्ट करवाते हैं। जी, अब मैं वापस जाना चाहूँगी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर, जो कि हमारे आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, विषय है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। सर, अब मैंने जहाँ तक आपका परिचय पढ़ा उसमें आपने पेंच में, कान्हा में और बांधवगढ़ जैसे प्रसिद्ध जो टाइगर रिजर्व हैं वहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं, तो उसके बारे में बताइए कि कैसा रहा आपका वहाँ का जो एक्सपीरियंस था, वो कैसा रहा, और क्या रोचक कोई घटना हो अगर, तो वो भी हमारे दर्शकों को बताएं आप। हाँ, मैंने लगभग 20 वर्षों तक प्रदेश के विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों में काम किया है। जी, सबसे पहले मैं संजय राष्ट्रीय उद्यान में था, जो अब टाइगर रिजर्व का दर्जा जिसको मिल चुका है। जी, उसके अलावा जो 3 आपने नाम लिए, वो 3 और प्रोटेक्टेड एरियाज है जहाँ पे मैंने काम किया। जी, तो ये एक बहुत ही लोमहर्षक घटनाएं कुछ बन जाती हैं जब हम जंगलों में पैदल घूमते हैं। तो कई बार हमारा सामना ऐसे वन्य प्राणियों से अचानक हो जाता है जिसके लिए हम कई बार तैयार नहीं होते। बिल्कुल सही। तो और कई बार गाड़ियों में हम बैठे होते हैं तब भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसी एक संक्षिप्त सी घटना मैं बताता हूँ। जब मैं बांधवगढ़ में पदस्थ था, तो एक दिन शाम के समय मैं जंगल में था और एक जगह मुझे एक बाघ दिखाई पड़ा। तो उसके पास गाड़ी हम लोगों ने ले आके रोकी, तो इतनी दूरी पे रोकी ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, और जितनी उसकी जिस डिस्टेंस को वो उचित समझता हो और डिस्टर्ब ना हो, उतनी दूरी पर हम लोगों ने गाड़ी रोकी। तो हमको ये पता था कि इस क्षेत्र में एक टाइग्रेस और उसके 4 लगभग सब एडल्ट से एडल्ट हुड वाली उम्र के बच्चे हैं। तो वो उनमें से एक कब था जो कि अब काफ़ी बड़ा हो गया था साइज में। तो वो एक चट्टान पे बैठा हुआ था जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे थे। उतने में ही मतलब 2 या 3 मिनट के समय वो जिप्सी ओपन थी और मैं पीछे बैठा हुआ था। तो मुश्किल से 2 या 3 मिनट में वो तीनों उसके जो भाई और बहन थे वो भी वहाँ पहुँच गए और उन सब का इंटरेस्ट हमारी गाड़ी के ऊपर हो गया। तो उसके बाद वो चारों तरफ वो घूमने लगे।
तो उस समय थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्या ये हमारी गाड़ी के अंदर भी घुस सकते हैं, क्योंकि गाड़ी खुली थी और उनके लिए वो ऊंचाई, जो गाड़ी की ऊंचाई होती है, वो किसी भी प्रकार से कोई मायने नहीं रखती है जब टाइगर की बात हम करें तो। लेकिन अचानक ही जब ये शावक जो है हमारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, उनकी माँ कहीं से आ गई और उसने बस एक बार कॉल किया और चारों बच्चे जो है उसके पीछे पीछे चले गए जी। तो ये जो स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं शायद यही कुछ है। नहीं, ऐसी कई पिक्चरें आपको जंगलों में देखने मिलती हैं। हाँ, और दूसरा एक जब हम जंगलों में बोलते हैं ना कि वन्य प्राणियों को रास्ते का अधिकार पहला है जी, तो ऐसी ये घटना बांधवगढ़ में हुई। वहाँ पर जो आप चित्र भी दिखा रहे थे जी, वैसे ही एक टाइगर जो है रोड पे आके सो गया जी, और दोनों तरफ गाड़ियों की लाइन लगी। शाम का समय था, सबको वापस जाना था, लेकिन वो रोड पे ऐसा सोया सबके सामने कि उसने उठने का नाम ही नहीं लिया। तो सभी गाड़ियों को अपना अपना वापस होके ही जाना पड़ा, वो उस रास्ते को क्रॉस नहीं कर पाए। तो इस तरह की बहुत सारी मनोरंजक घटनाएं, कभी कभी लोमहर्षक घटनाएं ऐसी होती रहती हैं जी। तो जैसे आपका टाइगर्स मतलब जो हमारे बाघ कहें उनसे सामना हो चुका है, तो जो लोग मतलब इन क्षेत्रों में जाते हैं और उनको एज अ मतलब बहुत ही इंजॉय करते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं, सेल्फी फ़ोटो जैसे आपने बताया खींचना पसंद करते हैं, तो किस तरह से आप उन्हें समझाइश देना चाहेंगे, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए अगर आप ऐसे जंगल क्षेत्र में जा रहे हैं, बाघों को देखने जाते हैं तो? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वन्य प्राणियों को जब हम उनके प्राकृतिक वास स्थलों में देखते हैं तो उनका अपने प्रति खतरे को आभास करने के लिए एक डिस्टेंस का उनके दिमाग में एक वो नोशन होता है कि इससे कम डिस्टेंस में अगर कोई उसकी अतिक्रमण करता है उस क्षेत्र को, तो वो बहुत सजग हो जाता है और यदि वो हमला करने वाला प्राणी है तो वो अप्रत्याशित रूप से हमला भी कर देता है। तो कई बार वनों में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं कि टाइगर की जानकारी के बिना कोई व्यक्ति उसके इतने नज़दीक पहुंच गया कि उसका जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो केवल यही था कि उसको आक्रमण करके उसको बेबस कर दे ताकि उसके ऊपर कोई खतरा ना हो। बिल्कुल। लेकिन उसके इतने ही कार्यवाही से लोगों की जान जा सकती है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसा कि सर ने बताया कि आप किसी भी तरह से वन्य जीवों को हानि ना पहुंचाएं, उनसे ज़्यादा दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश ना करें क्योंकि वो जानवर हैं और उनसे दूरी बनाकर रखें। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आज हमने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर चर्चा की और हमारे साथ आज थी अंजलि प्रभाकर जी, जो कि बहुत ही सुंदर चित्रकारी करती हैं, चित्रकार भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। आज हमारा जो समय है वो थोड़ा कम है, हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और हमारा अमूल्य समय दिया आपने। आप हमारे कार्यक्रम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को नमस्कार और फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बहुत शुभकामनाएं और बधाई जी। तो दर्शकों, आज हमने चर्चा की थी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर और आज का कार्यक्रम आपको हम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।